बीकॉम भाग 2 के विद्यार्थियों से आज इस पीरियड में चर्चा करूंगा वित्तीय लेखांकन। वित्तीय लेखांकन, व्हाट इज द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो इसके पहले उद्गम के बारे में सुने। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का उद्गम कब हुआ? प्राचीन काल की स्थिति ऐसी थी कि मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थीं। ठीक, आवश्यकताएं जब सीमित थीं तो किसी भी लेखा जोखा को व्यक्ति याद कर लेता था और उत्पादन और वितरण की क्रियाओं को भी बहुत लिखने की आवश्यकता नहीं थी, जनरली याद कर लेते थे, विभाग बांट दिए जाते थे। विशिष्टीकरण का भी बहुत प्रचलन नहीं था, इसलिए ये कहा जा सकता है कि जो लेखांकन का क्षेत्र था, लिखने का क्षेत्र था, बहुत सीमित था। मुद्रा के आविष्कार में, मुद्रा के विकास में धीरे धीरे उत्पादन की क्रियाओं में वृद्धि किया और उत्पादन की क्रियाओं में वृद्धि होने से व्यावसायिक संख्याओं में वृद्धि हुई और जब व्यावसायिक संख्याओं में वृद्धि हुई तो विज्ञान की प्रगति और निरंतर संदेश वाहन की क्रियाएं, परिवहन के साधन और व्यापार क्षेत्र में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है कारोबार ला दिया। अब प्रश्न ये उठा कि ये व्यवहारिक दृष्टिकोण से ऐसे आंकड़ों को नहीं लिखा जा सकता। तो नगद लेन देन, व्यवहारिक लेन देन, दो तरह के लेन देन हुए, जिसमें उधार लेना, उधार बेचना इत्यादि की क्रिया हुई। तो मनुष्य का विवेक जगा और उसके आधार पर उसने ये कहा कि पहले लिख पाछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले। मतलब क्या हुआ कि किसी भी क्रिया को पहले लिख देना चाहिए। अगर हम भूल चूक करते हैं तो उसी कागज पर लिखे हुए हमारी प्रमाण हो जाते हैं, जिससे दो जो है पक्षकार संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस संतुष्टि के लिए सबसे पहले इसका विकास 15वीं शताब्दी में इटली के वेनिस नगर में लूकस पेसियोली ने किया था। लूकस पेसियोली ने किया था और इसके बाद पुष्टपालन की विशेषता पर, लिखने की विशेषता पर उन्होंने प्रकाश को डाला और जब प्रकाश को डाला तो धीरे धीरे उसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ और 1543 में ह्यूज ओल्ड कैसल ने भी इस प्रणाली का इंग्लैंड में प्रचलन किया। फिर इसके बाद उसका नाम एजेंसी ऑफ बुक कीपिंग रखा गया। अब ये प्रणाली 17वीं शताब्दी तक पश्चिमी यूरोप इत्यादि देशों में फैल गई और इंग्लैंड के मालिनेस ने 1622, 1636, 1656, 1686 में जो अपनी पुस्तकों के अंतर्गत द्वय प्रविष्टि प्रणाली को प्रचलित किया, उसमें परिवर्तन किया। इसके बाद 19वीं शताब्दी की व्यापारिक और औद्योगिक क्रियाओं के विकास की क्रांति ने कंपनियों, निगमों और बड़े बड़े कारोबार, बड़े पैमाने के कारोबारों को स्थापित किया, जिसमें जो है द्वय प्रविष्टि प्रणाली एक व्यापक रूप से फैल गई, उसको प्रोत्साहन मिला। 20वीं शताब्दी में भी लेखांकन के क्षेत्र में नए नए प्रयोग आरंभ हो गए और भारत में भी
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया तथा इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्क्स अकाउंट की स्थापना हुई। लेखांकन को एक नई दिशा मिली। इस अवधि में प्रबंध लेखांकन, मानव संसाधन लेखांकन, सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन आदि विचारधाराओं को बढ़ावा मिला। अब 21वीं शताब्दी के कंप्यूटर की क्रांति वाले युग में एक नई सीढ़ी और आगे बढ़ी कि इंटरनेट, ई बिजनेस की अवधारणाओं ने मशीनी क्रियाओं को जोड़ने का प्रयास किया। इसलिए इन क्रियाओं पर अब लेखांकन के पुराने मूलभूत नियमों को परिवर्तित करके जो है आगे बढ़ाया जाना उद्देश्य माना गया। तो कहने का अभिप्राय ये हुआ कि अगर लेखांकन की परिभाषा कही जाए तो लेखांकन वित्तीय क्रियाओं के परिणामों के मापन और उसे व्यक्त करने का साधन है। वित्तीय क्रियाओं के परिमाण और उसे व्यक्त करने का साधन है। अगर हम इसकी कोई उचित परिभाषा जैसे आपसे कहें कि इसकी कौन सी अच्छी परिभाषा हो सकती है, तो उपयुक्त परिभाषा की दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं लेखांकन एक संस्था की वित्तीय प्रकृति की घटनाओं को जानने, उसे मापने और लिखने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके आधार पर संबंधित सूचनाएं, आंकड़े और उनके उपयोगकर्ताओं तक संप्रेषण किया जा सके। तो अब प्रश्न इस बात का उठता है कि लेखांकन जो है किसी भी संस्था की वित्तीय घटनाओं और उसके आंकड़ों को लिखने की एक प्रक्रिया है, तो इसकी कुछ विशेषताएं भी बन सकती हैं। विशेषताओं की दृष्टिकोण से यह आर्थिक घटनाओं पर फोकस डालता है। इकोनॉमिक इवेंट्स, जैसे किसी वस्तु की हमने खरीद किया, किसी वस्तु की बिक्री किया, ग्राहकों की सेवा दिया, कर्मचारियों को वेतन दिया, भत्ता बोनस दिया, उनका भुगतान किया, उनको एक विभाग से दूसरे विभाग में पारित किया और वहाँ पर माल इत्यादि की पूर्ति की, वहाँ पर टैक्स, कमीशन, ब्याज इत्यादि को लिया। तो ये अनेक आर्थिक घटनाएं किसी भी संस्थान के अंतर्गत होते रहते हैं और इन घटनाओं को जो है आंकड़ों के आधार पर लिखना, वित्तीय दृष्टिकोण से लिखना हमारा जो है वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत आता है। दूसरा है पहचान, आइडेंटिफिकेशन, पहचान। अब हम लेखांकन की वित्तीय प्रवृत्ति की पहचान भी बताते हैं। पहचान कैसे बताते हैं? जैसे किसी कर्मचारी की हमने नियुक्त किया, उसकी योग्यता, उसकी ईमानदारी, उसके स्वास्थ्य, उसका मुद्रा मूल्यांकन इत्यादि चीज़ों को जो है उसके वेतन, किराया, मकान इत्यादि का, वो कहाँ रहता है, मुद्रा के रूप में लिखना, ये जो है लेखांकन के अंतर्गत आता है। मापन की विशेषता होती है। मेजरमेंट जिसे हम कहते हैं, इसके द्वारा हम लेखांकन के माध्यम से हम किसी मेजरमेंट को लिखते हैं। जैसे 1000 वर्ग फुट जमीन खरीदी, 5 कमरों का किराया लिया, 10 मशीनें खरीदी, इतना टन माल बेचा, इतना किलोग्राम लिया, तो ये सब चीज़ें जो है हमारी मापन के अंतर्गत आती हैं। फिर वहीं पर हमारी अवलेखन बात आ जाती है, जिसे हम रिकॉर्डिंग कहते हैं। अवलेखन का अभिप्राय होता है कि व्यवहारों को, लेखांकन संबंधी व्यवहारों को, उनके लिखने की क्रियाओं को क्या एक क्रमबद्ध, पूर्ण रूप से, शुद्ध रूप से, अथवा उन्हें स्पष्ट और स्थायी रूप में रखा गया है। उनके लेन देन, उनके खातों का वर्गीकरण, उनके खातों के जर्नल्स बनाना, तलपट बनाना और फाइनल स्टेटमेंट देना, ये हमारा रिकॉर्डिंग या अभिलेखन के अंतर्गत आता है।
इसके बाद आता है संप्रेषण, कम्युनिकेशन। लेखांकन की आवश्यकताओं के अनुसार सूचनाएं तैयार की जाती हैं, जैसे व्यवसाय के स्वामी या अन्य पक्षकारों को एक विशिष्ट रूप से संप्रेषित किया जाता है। ये सूचनाएं उन पक्षकारों के लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं जो व्यवसाय की वित्तीय क्रियाओं से जुड़े हुए हैं और जिनका नियंत्रण है, उस पर रुचि रखते हैं और उसका विश्लेषण तथा इंटरप्रिटेशन, निर्वचन करके जो है विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं और भविष्य में लेखांकन को सही व्यक्ति द्वारा सही सूचना और सही समय पर घटना को प्रदान करते हैं। तो ये हमारी लेखांकन की विशेषताओं के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद हमारा यहीं पर चक्र उत्पन्न हो जाता है कि लेखांकन की क्रिया क्या है। तो लेखांकन की क्रिया के लिए बहुत से हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हो सकता है कि इंटरमीडिएट में ये जो है वाणिज्य विषय ना लिया हो और अकाउंट से अपरिचित हो, तो उनके घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल थोड़ी सक्रियता और मेहनत भी उनको सबके बराबर कर देगी और वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। इस दृष्टिकोण से हम फोकस आज देंगे कि उन विद्यार्थियों के लिए भी जो अननोन हैं हमारे अकाउंटिंग से या हमारे वाणिज्य विषय से। तो इसलिए अब कहा गया कि लेखांकन की मैं बात कर रहा था, तो लेखांकन के यहाँ 3 पार्ट हो जाते हैं। एक छोटा पार्ट, फिर उससे बड़ा पार्ट, फिर उससे बड़ा पार्ट। ठीक है। छोटे पार्ट को हम पुस्त पालन कहते हैं। पुस्त पालन, इसे हम कहते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग। और उससे बड़ा जो पार्ट है वो हमारा लेखांकन है। लेखांकन, अकाउंटिंग इसे कहते हैं, अकाउंटिंग। इसके बाद है लेखाकरण। इसके बाद है लेखाकरण, इसे कहेंगे अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी। अब इन तीनों में क्या अंतर है, इन तीनों के बारे में आप जान लीजिए कि पुस्त पालन क्या है। पुस्त पालन का मतलब होता है किसी भी पुस्तक के अंतर्गत नियमानुकूल, किसी भी पुस्तक के अंतर्गत नियमानुकूल, शुद्ध रूप से, स्पष्ट रूप से, निश्चित व्यवहारिक ढंग से हम व्यवहारों को अंकित करें, हम उसमें रिकॉर्ड को रखें, लिखें या रखें, लिखने नहीं, अभी रखें, पहली क्रिया हुई, हम रिकॉर्ड को रखें, जो हमारी पुस्त पालन के अंतर्गत आता है। इसी पुस्त पालन की क्रिया के आधार पर हम खाता बही और तलपट को भी आगे बढ़ाते हैं। दूसरा काम आता है लेखांकन। तो लेखांकन का मतलब हुआ पुस्त पालन की जो क्रियाएं हुई हैं, हमने जो आंकड़े लिए हैं, जो शुद्ध कार्य हुआ है, स्पष्ट निश्चित ढंग से हुआ है, जहाँ लेखा व्यवहार हमारे हुए हैं, उस रिकॉर्ड को लेकर के अब हम विश्लेषण और निर्वचन के लिए अंतिम खाते तैयार करें। हमको ऐसा विश्लेषण करना है कि जिससे हम खाते भी बनाएं, फाइनल अकाउंट भी बनाएं और उसका इंटरप्रिटेशन भी हो सके। तो ये कार्य जो है हमारी अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है। अकाउंटिंग पहला काम हुआ पुस्त पालन, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के अंतर्गत हम जो है विभिन्न लेन देनों के रिकॉर्ड को रखते हैं। दूसरा स्टेप हुआ हमारा लेखांकन। लेखांकन के अंतर्गत जो हमने बुक कीपिंग में चीज रखी है उसको इस रूप में लिखें कि उससे जर्नल भी किए जा सकें, खाता बही भी बन सके, ट्रायल बैलेंस भी बनाया जा सके, फाइनल स्टेटमेंट भी किया जा सके और उनका इंटरप्रिटेशन भी किया जा सके। तीसरा कार्य आ जाता है लेखाकरण। लेखाकरण का मतलब होता है कि जिसके अंतर्गत पुस्त पालन की चीज तो है ही, प्लस लेखांकन की क्रियाएं भी की है और प्लस वह कारोबार जो संक्षिप्त रूप से, संक्षेपी रूप से विश्लेषित हुआ हो, विश्लेषण किया गया हो और उसका निर्वचन हुआ हो तथा उसे संप्रेषण किया गया हो, ये चीज है।
पुस्तपालन की प्रक्रिया, उसका लेखांकन और लेखाकरण के अंतर्गत आगे और बन जाता है। ये दो क्रियाएं तो हैं ही उसमें समाये, उनका विश्लेषण, एनालिसिस। जो भी हमने वित्तीय क्रियाओं को लिखा है उसका एनालिसिस कैसे किया गया और फिर एनालिसिस का इंटरप्रिटेशन कैसे हुआ, उस इंटरप्रिटेशन का हमने कम्युनिकेशन कैसे किया है। तो इस तरह से आप ये समझें कि बुक कीपिंग का काम है, फिर इसके बाद सेकेंड स्टेप अकाउंटेंसी का काम, अकाउंटिंग का काम है, और थर्ड स्टेप जो है हमारा अकाउंटेंसी का काम आ जाता है। अब यहीं पर मैं उन विद्यार्थियों के लिए फोकस करना चाहता हूँ, आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। वो अपने मन में ये नहीं सोचेंगे कि हमने अकाउंट तो पढ़ा ही नहीं, कोई बात नहीं, अकाउंट नहीं पढ़ा है, लेकिन आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए, ध्यान से विचार करना चाहिए कि अकाउंटिंग की क्रिया को हम कैसे करें। इस पर हम फोकस आपको देना चाहते हैं। आप जानते हैं कि वाणिज्य के अंतर्गत, वाणिज्य विषय कहा जाता है, वाणिज्य के अंतर्गत व्यापार तथा उद्योग और प्लस व्यापार संबंधी क्रियाएं और सेवाएं, इतनी चीजें आती हैं। व्यापार का अभिप्राय होता है कि जब दो पक्षकार आपस में किसी वस्तु का लेन देन करते हैं, वो व्यापार के अंतर्गत आता है। ये व्यापार प्राचीन प्रणाली में एक जगह लोग एकत्रित क्रेता और विक्रेता होते थे, वस्तु का सौदा करते थे। लेकिन अब 21वीं सदी के अंतर्गत जहाँ हमारी ऑनलाइन की क्रियाएं हो गई, जहाँ हमारा कंप्यूटरीकृत हो गया, तो ऑनलाइन से भी बाजार किए जाते हैं। तो जो लेन देन की क्रियाएं होती हैं, वो चाहे ऑनलाइन हो या डायरेक्ट क्रेता और विक्रेता उसका सौदा करते हो, वो व्यापार के अंतर्गत आता है। दूसरा है उद्योग। उद्योग भी वाणिज्य के अंतर्गत आता है, व्यापार भी वाणिज्य के अंतर्गत आता है। वाणिज्य की क्रिया है व्यापार, दूसरा है उद्योग। उद्योग वो है कि ऐसा कारोबार जहां वस्तु का निर्माण होता है। ये निर्माण जो है विभिन्न ग्राहकों की सुविधाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार की फर्मों के माध्यम से किया जाता है। इसलिए फर्मों के माध्यम से वो सौदे का लेन देन होता है और फर्में उस सौदों को जो है अपने ग्राहकों को संप्रेषित करती है। और तीसरी चीज जुड़ी है कि व्यापार तथा उससे संबंधित सेवाएं, व्यापार की क्रियाएं और उससे संबंधित सेवाएं। अब व्यापार की क्रियाएं क्या हो सकती हैं? व्यापार की क्रियाएं हो सकती हैं संप्रेषण और सेवाएं, लेन देन, विज्ञापन इत्यादि की जो क्रियाएं होती हैं। कहने का मतलब हुआ कि वाणिज्य के अंतर्गत किसी भी उत्पादित वस्तु को चाहे तो प्रत्यक्ष माध्यम से क्रेता और विक्रेता या ऑनलाइन माध्यम से उत्पादन क्षेत्र से लेके ग्राहक तक पहुंचाना वाणिज्य क्रिया के अंतर्गत आता है। तो ये क्रिया हुई। अब इस क्रिया को हम लिखेंगे कैसे? जो उसके लेन देन हुए हैं वही हमारा जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है। इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आपका एक सब्जेक्ट है, एक पेपर है, हम फोकस करेंगे विशेष रूप से उन सभी छात्रों पर और विशेषता उन छात्रों पर कि उन्हें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है कि हम तो अकाउंटिंग पढ़े ही नहीं। आप केवल थोड़ा ध्यान देंगे, अकाउंट बहुत अच्छा होगा। कि अब इन लेन देन के सौदों को हम कैसे लिखें। हम बिल्कुल टोटली आई एम अननोन फॉर दिस सब्जेक्ट, मैं बिल्कुल अननोन हूं इस सब्जेक्ट से, लेकिन विचार करें। क्या विचार करें? कि किसी भी लेन देन में दो पक्षकार हुए, ये तो आप जानते हैं, एक क्रय करने वाला है, एक विक्रय करने वाला है। एक क्रय करेगा, एक विक्रय करेगा। तो यहां आप कहेंगे पक्षकार कितने हुए? दो। ये क्रय करने वाला और विक्रय करने वाला, क्रय करने वाला ऋणी कहलाता है। क्यों ऋणी कहलाता है?
कि उसकी जेब से पैसा जाता है, और विक्रय करने वाला धनी कहलाता है, क्योंकि वस्तु को बेच करके उसे मुद्रा प्राप्त होती है। इसलिए अब दो पक्षकार हुए, क्रय और विक्रय, और दोनों पक्षकारों में क्रय को ऋणी माना, उसको धनी माना। ऋणी और धनी जब हमने मान लिया तो ऋणी को हम डेबिट कहेंगे, ऋणी को हम क्या कहेंगे? डेबिट, और धनी को हम कहेंगे क्रेडिट। इसलिए डीआर और सीआर शब्द लिखते हैं, डीआर और सीआर शब्द इनके लिए, इसको हम टू भी कह सकते हैं, इसे वाई भी कह सकते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी शब्दावली की। तो दो पक्षकार हुए, क्रय और विक्रय। क्रय हमारा डेबिट, विक्रय हमारा क्रेडिट। इसे डीआर, इसे सीआर, इसे टू भी कह सकते हैं, इसे वाई भी कह सकते हैं। अब मोटा सिद्धांत आपको मैं समझाना चाहता हूं। इस बात को याद रखना कि ये मान के चलो, अपने ऊपर घटना घटा के चलो कि मुझे जो प्राप्त हो, मुझे जो प्राप्त है हो रहा है, मुझे जो प्राप्त हो रहा है वो डीआर है, वो क्या होगा? डीआर। और मुझसे जो जा रहा है, मुझसे जा रहा है वो सीआर होगा। जैसे मुझे जो प्राप्त हो रहा है, जैसे माल खरीदा। अब यहां दो रूप हो जाएंगे कि आप नगद खरीदते हैं या उधार खरीदते हैं। तो नगद खरीदते हैं तो कैश चलेगा, उधार खरीदते हैं तो किससे खरीदते हैं उसका नाम भी लिया जाएगा। सीधी सी बात है, क्योंकि उसका नाम नहीं डालोगे तो कैसे लेन देन का जांच होगा। तो माल को हमने खरीदा, मेरे पास गुड्स आया, गुड्स कम जो हुआ वो डीआर है। तो गुड्स अकाउंट डीआर, माल खाता नहीं, और मेरे बदले क्या चला गया? हमसे कैश चला गया, टू कैश अकाउंट। और अगर नगद नहीं खरीदा, मैंने राम से खरीदा, अभी उसे पैसा तो नहीं दिया लेकिन माल आ रहा है, तो गुड्स अकाउंट डीआर टू राम अकाउंट। तो हम मेन रूप से यही जानेंगे कि इसकी तीन श्रेणियां हैं, पुष्पपालन, लेखांकन, लेखाकर। अब इन तीन सीढ़ियों के आधार पर वाणिज्य हमारा डिफाइन हुआ, व्यापार, उद्योग और व्यापार से संबंधित सेवाएं। और इसमें जो है वित्तीय लेखा को लिखने के लिए क्रय पक्ष और विक्रय पक्ष दो होते हैं, जो ऋणी धनी होते हैं, उन्हें डेबिट, क्रेडिट या सीआर, वाई और टू कहते हैं। और इसका एक लिखने का मोटा सा फार्मूला है, एक साधारण सी बात बता दिया कि मेरे पास जो चीज आएगी उसे डीआर करेंगे, मेरे पास से जो जाएगी उसे सीआर करेंगे। आज की चर्चा यहीं पर समाप्त है। धन्यवाद।